हेलो एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज़ रूपक। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पार्ट 2 होगा वीडियो का। ये पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है डिटेल में मेरे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप जाकर देख सकते हो। मेरा जो पहला वीडियो है यहाँ पे बेसिकली सेकंड पार्ट होगा वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जो आपके स्टार्ट इनिशियल 4 चैप्टर्स है, योर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, फिजिकल डेवलपमेंट्स, एक्सटर्नल सेक्टर एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल इंटरमीडिएशंस। इन 4 चैप्टर को हमने डिटेल में कवर कर रखा है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे इन 4 चैप्टर्स के बारे में, आपका प्राइस एंड इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, industry and infrastructure. So these 4 chapter will constitute your second part of the video. Third part में हम कवर करेंगे सर्विस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स जो ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेज एंड कार्टोग्राफी न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है इस चैप्टर को। तो हम बात करेंगे इन 3 चैप्टर्स को हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में। आगे बढ़ेंगे। आज का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे हर टॉपिक के लिए। ऑफ कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके लिए। बेसिकली अगर हम बात करें, देखिए प्री में तो खैर इंपॉर्टेंट होता है ये जो स्टेटिस्टिकल है, बट प्री पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो आपका जो स्टेट ऑफ इकॉनमी है ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करो तो बाकी जो चैप्टर्स है ना, एंड पर्टिकुलरली आज जो चैप्टर हम बात करने वाले हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मोर और लेस मैं आपको कहता हूँ कि जो ये चैप्टर्स है ना, साल भर का जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उनका एक कंपाइल्ड फॉर्मेट होने वाला है ये। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिटेल में, लेकिन ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण जो आप अवेल कर सकते हो बाय डायरेक्टली विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org पर, या फिर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लिंक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशन कोर्स जो आप अवेल कर सकते हो बोथ आर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में इन ऑल आर एक्टिव सेंटर्स। अगर आप पर्सनली जुड़ सकते हो मेरे साथ, जुड़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे, या फिर आप जा सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आपके लिए डेडिकेटेड सारे जो मेरे वीडियोस होते हैं उनके पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप अवेल कर सकते हो सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 से, दैट इज़ द प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ये जो चैप्टर है ना बेसिकली आपका डिटेल में डिस्कस करता है अबाउट क्या हमारा इन्फ्लेशन स्टेटस रहा, पर्टिकुलरली जो आपका डब्ल्यू ब्रैकेट में या फिर आप सीपीआई ब्रैकेट में अगर बात करते हो तो क्या स्टेटस रहा इन्फ्लेशन को लेकर पर्टिकुलरली। तो जानेंगे देखेंगे यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट हाईलाइट कर रहे हैं कि जो पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल स्लो डाउन था बोथ डिमांड साइड एज वेल एज सप्लाई साइड में। अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से ग्लोबल स्लो डाउन रहा है। तो इसके चलते मार्केट में जो है ना जो डिमांड एंड सप्लाई है काफ़ी लो रहा था। बट देन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके पिकअप करते गए ना, ऐसे में नया फिर एक फ्रेश चैलेंज हमने फेस किया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है यहाँ पे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड स्टार्ट हो गया। रीज़न क्या है यहाँ पे आपको पता चलेगा। आप सोच रहे हो कि इकोनॉमी अगर परफॉर्म कर रही है, अच्छा रिकवर कर रहे हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन क्यों होना है। तो देखिए रीज़न ये है ना कि कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने स्टिम्युलस स्पेंडिंग किया हुआ था। मतलब मार्केट में आपका जो मनी सप्लाई है ये बढ़ा हुआ था, मनी सप्लाई बढ़ा हुआ था जिससे कि डिमांड बूस्ट हुआ है। जैसे ही आपका मार्केट धीरे धीरे खुलने लगा, डिमांड अचानक से जब बूस्ट हुआ ना, तो ऐसे में आपका जो डिमांड पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ये आपका अचानक से बढ़ने लगा। तो रिसेंटली जो ट्रेंड रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर, जो सीपीआई ब्रैकेट में आपका इन्फ्लेशन रहा है, आपके जो जैसे कि आपको पता होगा कि करीब करीब यहाँ से आपका पैंडेमिक स्टार्ट होता मार्च महीने के आसपास से, यहाँ से इन्फ्लेशन जो है ये एक रेगुलर ट्रेंड में बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। एक तो आपका डिमांड सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया था, तो वहाँ पे एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हमने देखा। फिर जब स्टिम्युलस स्पेंडिंग हुआ, मनी सप्लाई बढ़ा इकोनॉमी में, एंड लोग जो है ज़्यादा स्पेंड करने लगे जैसे ही मार्केट खुलना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे में आपका डिमांड बूस्टिंग के चलते इन्फ्लेशन जो है सडनली बढ़ना बढ़ना स्टार्ट हो गया। मेजर जो इन्फ्लेशनरी ड्राइव्स थे आपका एनर्जी में आपने देखा प्राइस बढ़ते हुए, फूड नॉन फूड आर्टिकल्स, देन इनपुट प्राइसेस बढ़ गए थे जो आपका इनपुट कॉस्ट है। ऑफ कोर्स सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया था, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया था।
फ्रेट कॉस्ट जो था, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, इसमें भी काफ़ी हमने इंक्रीज देखा। देन क्रूड प्राइस हमने बढ़ते हुए देखा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते आपका जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। यहाँ पे मेजर इकोनॉमीज़ का एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूके का एक कंपैरेटिव अकाउंट दिया हुआ है। नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट आप देख सकते हो मोरलेस जो आप यहाँ पर डेटा बता रहा है कि जो ब्राज़ील है इनका इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बेसिकली कहाँ पे स्टैंड करता है, यूके, इंडिया, एक कंपैरेटिव अकाउंट दिया हुआ है। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट आप देख सकते हो कि जो मोरलेस मेजर इकोनॉमीज़ है इनमें सडन एक जो इन्फ्लेशन है इसको हमने बढ़ते हुए देखा है। बात करें अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के बारे में, डोमेस्टिक स्फीयर में पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है यहाँ से आप देख सकते हो करीब करीब 2019-20 मतलब वही मार्च के आसपास, मतलब ईयर एंडिंग तक 4.8 था। सीपीआई ब्रैकेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अराउंड 6 के आसपास चला गया 21-22 के दौरान। 6 से थोड़ा सा ज़्यादा था 2021-20 में। बात करें अगर अप्रैल एंड दिसंबर महीने के आसपास, तो वो बढ़ते हुए फिर 2020-21 लास्ट तक आपका 6.6 तक टच कर गया था। मतलब रेगुलर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हमको दिखा। वहाँ से गवर्नमेंट मेजर्स के चलते, क्या मेजर्स है हम बात करेंगे, लेकिन 2021-22 का जो फिजिकल ईयर यू नो जो स्टार्ट हुआ, जो चल रहा है, इस दौरान आपका 5.2 का इन्फ्लेशन है। डब्ल्यू ब्रैकेट में वही हम बात करें तो 21-22 का जो है इन्फ्लेशन 12.5 का बता रहे हैं। एंड करेंटली अगर मैं बात करूं तो ये 13 के आसपास, 13 से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि डब्ल्यू एंड सी के बीच में इतना ज़्यादा गैप क्यों है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे इसके बारे में भी दिया हुआ है कि ये डिफरेंस क्यों है। एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो डब्ल्यू है ये इतना ज़्यादा क्यों है। सी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5.2 जो है, एंड डब्ल्यू 12.5, करेंटली 13 के आसपास है। तो डब्ल्यू इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है। आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक इकोनॉमी पता है, तो सी एंड डब्ल्यू के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस पता है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम के जरिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो डब्ल्यू है सिर्फ ये गुड्स को मेजर करता है, एंड सी जो है इन्फ्लेशन इन बोथ गुड्स एंड सर्विस सेक्टर। आइटम कवरेज जो है ये दोनों के लिए अलग अलग है, बेस ईयर जो है ये भी दोनों के लिए अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात, ये बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जो रीज़न बता रहे हैं ना कि डब्ल्यू इस दौरान क्यों बढ़ गया, एक तो है बेस इफेक्ट। आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर था यहाँ पे डब्ल्यू जो होता है इन्फ्लेशन था ये काफ़ी कम हो गया था। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों, मेनली बिकॉज आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ये बंद हो रखा था कोविड के चलते। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है ये लगभग लगभग 1 के आसपास चला गया था इन्फ्लेशन। वेल वहीं जैसे ही आपका फिर इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हुआ, डिमांड बढ़ने लगा मार्केट में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पर्टिकुलरली आपका फूड आर्टिकल्स जो है कंजम्पटिव जो कंजम्पशन जो है ये अचानक से बढ़ना स्टार्ट हुआ। एंड इसी के चलते आपका जो ट्रेंड है ये सडनली बढ़ता हुआ हमको दिखा। सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, क्योंकि आपका प्रीवियस जो प्रीसीडिंग ईयर है उसका बेस काफ़ी लो था, काफ़ी छोटा था। तो उस कंपैरिजन में इस बार का जब हम बेस देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस बेस इफेक्ट आपको ये बढ़ता हुआ दिखेगा। फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया था, इनपुट कॉस्ट बढ़ा था, एंड ऑफ कोर्स रिसेंट पीरियड में हमने क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखा था। ईरान के साथ टेंशन हुआ था, फिर आपका यूनाइटेड स्टेट्स का, फिर ऑफ कोर्स एक तो कोविड के चलते आपका जो क्रूड प्राइस था उसमें तो हमने देखा था कि एक टाइम पे काफ़ी कम हो गया था। फिर सडनली जैसे ही मार्केट खुला, डिमांड बढ़ा, तो क्रूड ऑयल जो है उनका प्राइस बढ़ने लगा। तो ये एक रीज़न था। एंड इसके बाद रिसेंट पीरियड में यूक्रेन एंड रशिया का जो टेंशन बना हुआ है, अब देखिए टेंशन अभी स्टार्ट हुआ है, बट देन जो बिल्डअप है ये कुछ टाइम से हो रहा है। तो इसी के चलते, इन सब रीज़न के चलते आपका क्रूड का प्राइस भी अब बढ़ते हुए हमने देखा है। सो दीज आर द मेजर रीजन्स जिनके वजह से आपका डब्ल्यू जो इन्फ्लेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सो मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सी ब्रैकेट में हम अगर बात करें तो देखिए फूड एंड जो बेवरेजेस है ये मेजर ड्राइवर रहा इन्फ्लेशन के पीछे, फॉलोड बाय आपका जो फ्यूल एंड लाइट है, हाउसिंग, देन आपका जो क्लॉथिंग एंड फुटवेयर है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर। सारे आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है जो फूड आर्टिकल्स है यही है मेन सोर्स आपका इन्फ्लेशन के पीछे। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रूड का एक इंडियन ब्रैकेट बास्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे
टिल 21 जैन 2022 का एक दिया हुआ है डेटा, जो $86.28 पर बैरल जो जो कॉस्ट था, जो प्राइस था, आप देखोगे यहाँ से करीब करीब बढ़ना स्टार्ट हुआ अप्रैल 2020 से। यहाँ से आपका जो क्रूड प्राइस है ये सडनली एकदम से जंप होता है। देन अक्टूबर लास्ट मतलब 2021 एंड दिसंबर से अचानक से यहाँ पे आपको एक शार्प इंक्रीज दिखेगा। बेसिकली ये जो इंक्रीज है इसके पीछे का दो रीज़न है। एक रीज़न तो है क्योंकि मार्केट खुलने लगा था इस दौरान, एंड दूसरा जो रीज़न है जो आपका टेंशन बिल्डअप हुआ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ये दो मेजर रीजंस रहे हैं जिसके वजह से आपका क्रूड का प्राइस सडनली बढ़ गया। वेल करेंटली आपको पता होगा ये $100 पर बैरल से भी ऊपर चला गया है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। वेल एक टॉपिक यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट की, डाइवर्जेंस क्यों हुआ। WPI जो अराउंड 13 के आसपास है, CPI जो अराउंड 5 के आसपास चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों, डाइवर्जेंस क्यों है। तो डाइवर्जेंस जो है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि जो बेस इफेक्ट है इसके चलते हुआ है। दोनों का आपका बकेट ऑफ कमोडिटीज़ या जो बास्केट है फूड जो आइटम जो कवर करते हैं ये दोनों अलग अलग है। जो आपका WPI है सिर्फ ये गुड्स को इंक्लूड किया जाता है इसमें, सर्विस एंड गुड्स दोनों रहता है CPI में। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन दोज टू इंडिसेस, द स्कोप एंड द कवरेज, आइटम्स कवर्ड, द वेटेज गिवन टू डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड WPI जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि ये सप्लाई चेन के साथ ज़्यादा रिलेट है तो इनपुट कॉस्ट से ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो आपका जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसी के चलते आपका WPI जो ये ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि WPI जो है आप देखोगे यहाँ से पर्टिकुलरली फेब 2021 से एक डाइवर्जेंस आपने यहाँ पे देखा है। वेल एंड CPI जो है मोर और लेस आप कह सकते हो थोड़ा सा बड़ा है, बट देन करेंटली अराउंड समवेयर अराउंड 5 के आसपास ये चल रहा है। तो ये मेन रीज़न बता रहे हैं गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर आइटम्स कवर्ड, द बेस इफेक्ट जो है, देन जो आपका स्कोप ऑफ द इंडिसेस है, वेटेज गिवन टू द कमोडिटीज। CPI एक तरफ जो बेसिकली रिटेल मार्केट पे काम करता है, सो डिमांड के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंडेंट है। वहीं WPI जो है ये इनपुट कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, रिलाई करता है। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये ज़्यादा, इसके वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारा WPI। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसके वजह से ये डाइवर्जेंस देखने को मिला है। वेल सब्सिक्वेंट टाइम पे हो सकता है कि जो ये डिफरेंस है, ये डाइवर्जेंस है, ये आगे जाके ये कम हो जाए। तो मोर और लेस ये आपको कम होता हुआ दिखेगा आगे जाके। तो ये कुछ रीजंस बताया गया है जो WPI एंड CPI के बीच में इन्फ्लेशन को लेकर। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यहाँ पर एक डेडिकेटेड चैप्टर गवर्नमेंट ने रखा है। यहाँ पे बेसिकली जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 गोल्स है, उन 17 गोल्स में किस तरह से गवर्नमेंट ने यानी कि इंडिया ओवरऑल किस तरह से परफॉर्म किया है इस दौरान, इस ईयर में। तो इसके बारे में गवर्नमेंट बात करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 2020-21 है, इंडिया प्रोग्रेस्ड फर्दर ऑन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये ऑब्वियस सी बात है, हमने इसको आपका जो COP जो 26 हुआ था, मतलब जो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुआ था CNF का, तो इस दौरान आपका जो ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया था कि इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना जो INDC है, INDC में हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो किया है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें पिछले 3 साल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो नीति आयोग प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, तो यहाँ पे जो आपका स्कोर है ये 66 आ गया 2020-21 में। जो 19-20 के दौरान ये 60 हुआ करता था, 18-19 के दौरान ये 57 हुआ करता था। सो कंसिस्टेंटली हमने इंक्रीज देखा है। वाइल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है यहाँ पे इंडिया ने कंटिन्यूसली ग्रोथ शो किया है। तो आपका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में 57, 60 देन 66 लगातार हमने इंक्रीज देखा है। अगर स्टेट वाइज हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो आप ये जो ग्रीन देख रहे हैं ना, ये 4 रनर स्टेट्स है, यानी कि ये जो है इनका स्कोर जो है आपका 65 से 99 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड जो येलो कलर के स्टेट है ये बेसिकली जो परफॉर्मिंग स्टेट है, परफॉर्मर स्टेट है, 50 से 64 के बीच में आपको इनका स्कोर मिलेगा। सो ये जो येलो कलर वाले हैं दे स्टैंड समवेयर अराउंड स्कोर बिटवीन 50 टू 64 के आसपास। एंड जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये आपके 65 से 99 के बीच में स्टैंड कर रहे हैं। सो दीज आर दी 4 रनर्स एंड दीज आर दी परफॉर्मिंग स्टेट्स।
सो आप देख सकते हो 2019 से अगर 20 के कंपैरिजन में अगर हम 19 को लें तो आपका जो फोरनर स्टेट्स है इनका नंबर हमने बढ़ते हुए देखा है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप बात कर सकते हो कि जो पर्टिकुलरली ये स्टेट्स है, नॉर्दर्न स्टेट्स है, इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट शो किया है। बात करें अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में तो आप देख सकते हो ये हो गए आपके मेजर परफॉर्मिंग स्टेट्स या फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। सो सिक्किम जो है ये पूरी तरह से आपका फोरनर कैटेगरी में रहा है। एंड जो आपका असम है ये मोरलेस आप कह सकते हो सम पार्ट ऑफ द असम दे आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द असम। त्रिपुरा जो है ये आपका कह सकते हो फोरनर कैटेगरी में रहा है। सो यहाँ पे आप एज यू कैन सी हेयर। सो दिस इज़ द परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। इंडिया जो है वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाला देश है, वो देश है जहाँ पे 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको मिलेगा। इन 2020 इंडिया रैंक्ड थर्ड ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग द 2010 टू 20 पीरियड। सो एक डिकेड में जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया कवरेज की बात है तो वहाँ पे इंडिया जो था वो थर्ड रैंक पर रहा है। करेंटली अगर हम बात करें 24% जो एरिया है इंडिया का वो फॉरेस्ट कवर आई मीन फॉरेस्ट से कवर्ड है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो डेटा है ना ये आपको मिल जाएगा जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है तो वहाँ पर भी आपको ये डेटा मिल जाएंगे। सो मोरलेस मैंने जैसे कि कहा था कि पूरे साल का जो आपका करंट अफेयर है उसी का एक कंपाइल्ड फॉर्म यहाँ पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। एज ऑफ अगस्त 2021 अगर हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, इसमें भी एक सेक्शन गवर्नमेंट ने बात किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है आपके डीएनए सीरीज़ में, आप विजिट कर सकते हो डीएनए सीरीज़ जहाँ पे आपको इसके ऊपर मिल जाएगा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है। सो इट इज़ बेसिकली एमिंग टू फेज आउट द प्लास्टिक बाय 2022। वेल आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया हमने। हमारा जो ज्योग्राफी का सीरीज़ लगा हुआ था फरवरी मंथ का उसमें भी हमने बात किया था अबाउट द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट बात कर रही है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। अब इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आप मेंस पर्सपेक्टिव से बात करो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करो तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिस्कशन में रहा है सर्कुलर इकोनॉमी। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये बेसिकली रीयूज़ रिड्यूस एंड रिसाइकल का जो फंडा है उसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आप देख सकते हो आप कोई भी रॉ मटेरियल अगर कलेक्ट कर रहे हो तो उसको आप यूज़ करते हो, डिज़ाइन करते हो, उससे आप प्रोड्यूस करते हो, उसको आप कंज्यूम करते हो एंड फिर जो भी आपका वेस्ट जनरेट होता है उसको आप कलेक्ट करके दोबारा रिसाइकल करके उसको फिर आप प्रोडक्ट बनाते हो एंड जो वेस्ट आपका बनता है फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि प्रॉपर डिस्पोजल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं विथ अ मिनिमम वेस्ट। सो ये होता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट। सिंपल सी बात है, आप किसी भी रॉ मटेरियल का अगर यूज़ कर रहे हो ना तो उसको आप ऐसा डिज़ाइन करो, यूज प्रोड्यूस करो एंड कंज्यूम करो ताकि जो आपका वेस्ट है वो मिनिमम वेस्ट यहाँ से प्रोड्यूस हो एंड बाकी का जो मटेरियल है वो दोबारा रिसाइकल हो जाए। पहली बात तो रिसाइकलिंग की बात यहाँ पे आ गई है। दूसरी बात जो आपका वेस्ट बना हुआ है उसका प्रॉपर एंड डेस्टिनेशन यानी कि प्रॉपर डिस्पोजल होना ज़रूरी है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बात करते हो अबाउट दी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो ये आपके हो जाते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड ईपीआर के बारे में भी हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ज्योग्राफी सीरीज़ में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर जी जैसे कि मैंने आपको बताया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था यूएनएफ ट्रिपल सी के उसका प्लेटफॉर्म होता है यूएनएफ ट्रिपल सी का 26 सीओपी के दौरान ग्लासगो में गवर्नमेंट ने एम्बिशियस टारगेट सेट किया था जो कि कहा गया था बाय विल बी अचीव्ड बाय 2030 एंड टू एनेबल फर्दर रिडक्शन इन इमिशन। वेल आपको पता होगा नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट लाया गया। इंडिया ने कहा कि 2070 तक हम नेट न्यूट्रलिटी लेके आएंगे। हमने अपना 2070 तक यस, तो हमने अपना जो इमिशन रिडक्शन टारगेट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया था अबाउट द इमिशन इंटेंसिटी फॉरेस्ट कवर को लेकर या फिर आप कह सकते हो कार्बन सिक्विस्ट्रेशन को लेकर भी हमने अपना जो एम्बिशियस टारगेट है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया था। वाल उसी दौरान गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट दिया अबाउट लाइफ विच स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा आप ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाइए जो आपका सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे बिलीव करे इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ये बेसिकली मोदी जी का पूरे
ग्लोबल लीडर्स के लिए एंड ग्लोबल सिटीजन के लिए एक कॉल था कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना ज़रूरी है। आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए एंड यूटिलाइज कीजिए माइंडफुल वे में, इन अ सस्टेनेबल वे, विदाउट being destructive to the nature, without having a destructive consumption pattern. So this was his call for the entire global citizen and of course the global leaders. फॉरेस्ट एरिया के बारे में जैसे कि मैंने कहा था, टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया, आप देख सकते हो जो मेजर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, रशिया जो है, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए। आप इनिशियल 4 स्टेट के बारे में मतलब कंट्रीज के बारे में आप याद रख सकते हो। देन इंडिया जो हो यहाँ पे आपको टॉप 10 में दिख जाएंगे। अगर इंडिया में स्टेट्स के बारे में बात करें, जो टॉप 5 स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज ऑफ 2021, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेल ये सारे चीज़ें जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। हमेशा एक चांस बना रहता है कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। मेंस में वेल यहाँ से आप पॉइंट्स यूटिलाइज करते हो अपने मेंस आंसर लिखने के लिए, आपका जो एनवायरमेंट सेक्शन है वहाँ पर। बट देन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन आने के रेगुलर चांसेस रहते हैं। सो ये उसी का एक डेटा है जो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉरेस्ट कवर जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 24% एरिया कवर करता है इंडिया का, जोग्राफिकल एरिया का, जबकि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में जितना ग्लोबल लैंड एरिया है उसमें से इंडिया का जो शेयर है वो सिर्फ 2% के आसपास है। तो विद इन एरिया ऑफ 2% इंडिया इज कवरिंग somewhere around 24% of forest land in its geographical area. आफ्टर दिस अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट में गवर्नमेंट बात कर रही है नमामि गंगे जो मिशन है इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन दे रखा है। नमामि गंगे मिशन आपको पता होगा कि ये जो है पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है फॉर द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा रिवर बेसिन। वेल गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था 2015 में, 5 साल के लिए इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था विद अ बजट आउटले ऑफ 20,000 करोड़ का बजट आउटले रहा था। एंड सितंबर 2016 के दौरान, अक्टूबर 2016 के दौरान जो गवर्नमेंट है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नाम का जो अथॉरिटी है, वेल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ बॉडी, एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है, अंडर ईपीए ये सेटअप किया गया था। सो 2016 में ईपीए को अमेंड करते हुए इसके अंतर्गत एक बॉडी सेटअप किया गया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नाम से। एंड बेसिकली इस बॉडी को बनाया गया नोडल एजेंसी फॉर रेस्पॉन्सिबली मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नमामि गंगे मिशन। वेल सो नमामि गंगे मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी सेटअप किया गया था जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। अगेन प्रीलिम्स में आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपल सा एक ट्रिकी स्टेटमेंट, नॉट ट्रिकी, सिंपल, बट यहाँ पे आप फंस सकते हो। आपको अगर पूछा जाए जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या इसको कौन से एक्ट के अंतर्गत, मान लीजिए वाटर एक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया, तो आप स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो सकते हो। आपको ध्यान रखना है ये जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको लाया गया था ईपी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दौरान, जो 2016 में इसके अंतर्गत लाया गया। वेल एज ऑफ दिसंबर 2021 टोटल 363 प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 30,000 करोड़, ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ का सैंक्शन ऑलरेडी कर दिया गया है विद अगेंस्ट इनिशियल आउटले ऑफ 20,000 करोड़। जो मेन पिलर्स है नमामि गंगे मिशन का, 4 मेन पिलर पे ये बेसिकली रिलाई करता है। निर्मल गंगा विच मीन्स अनपोल्यूटेड फ्लो, अविरल फ्लो दैट इज अ कंटिन्यूस फ्लो, अविरल धारा बेसिकली इसको कहा गया है। जनगंगा यानी कि पीपल रिवर कनेक्शन, एंड देन ज्ञान गंगा इट मीन्स रिसर्च, नॉलेज एंड मैनेजमेंट। सो ये 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है आपका जो नमामि गंगे मिशन है। एंड ऑफ कोर्स अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से देखिए जो क्वेश्चन है मोरलेस हम मान के चलते हैं यहाँ से पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो जो टॉपिक यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है आप ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट उन टॉपिक्स को कवर करने की। बात करें जो आपका इनिशिएटिव रहा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, इंडिया करेंटली आप कह सकते हो विदाउट एनी डाउट कि वन ऑफ द मेजर लीडर है, इफ नॉट द मेजर लीडर इन टर्म्स ऑफ द कंजर्वेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कई सारे ऐसा इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लीड किया गया, गवर्नमेंट ने
ग्लोबल लीडर्स को कहा कि यू शुड अडॉप्ट दीज स्कीम्स और दीज प्रोजेक्ट्स सो दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सके। सो ऐसा कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड वेरी रिसेंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लाइफ दैट इज अ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। वेल ड्यूरिंग दी आपका COP26 ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान गवर्नमेंट ने, पीएम मोदी ने बेसिकली रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज को लेकर एड्रेस करते हुए बेसिकली इन्होंने इसको प्रपोज किया था लाइफ। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट बता रहे हैं कि जो मोदी जी है इन्होंने कहा कि योर लाइफ स्टाइल शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, डिस्ट्रक्टिव होना नहीं चाहिए एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफ स्टाइल आपको अडॉप्ट करने चाहिए in a manner that revolutionize many sectors and diverse areas such as fishing, agriculture, wellness, dietary choices, etc. etc. इन सारे चीज़ों पर, इन सारे जो कॉमन लाइफस्टाइल्स है इन पर आपको फोकस करना है एंड दे शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। सो दैट इज़ द कॉल फॉर लाइफ जो गवर्नमेंट आई मीन मोदी जी ने यहाँ पे बात किया था COP26 ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के दौरान। ISA आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगेन काफ़ी एम्बिशियस एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड कर रहा है। इसी के अंतर्गत वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड के बारे में गवर्नमेंट ने बात किया है। इसके बारे में आपको पता होगा बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट कि जो देखिए जो सोलर एनर्जी रिच कंट्रीज़ है, जहाँ पे सोलर एनर्जी रिच है यानी कि ISA का जो डायरेक्ट मेंबर्स है, यहाँ पे आपका सोलर एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का बेसिक मीनिंग क्या है, जिन एरिया में आपका सोलर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उन एरिया से, मान लीजिए कोई भी एरिया है पूरा, अगर आप इसको ग्लोब के हिसाब से समझो तो दिस इज़ द बेल्ट जहाँ पे आप ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हो। वेल इस बेल्ट पे अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो ग्रिड कनेक्शन के ज़रिए आप इन सोलर पावर को दूसरी जगह पे भी सप्लाई कर सकते हो। सो इवन दो जो सोलर एनर्जी है हर जगह इक्वली आपको अवेलेबल होगा नहीं, बट देन यूजिंग द ग्रिड कनेक्शन आप इनको दुनिया भर में पहुंचा सकते हो। सो दैट इज द concept behind one sun one world and one grid. So it aims to create a globally interconnected green grid building upon existing regional grid infrastructure which will enable, ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट पर, solar energy generation in regions with high potential and its evacuation टू डिमांड सेंटर्स। मतलब जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए एंड जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई किया जाए। सो पूरा जो वर्ल्ड है कहीं ना कहीं एक ही सन, एक ही वर्ल्ड एंड एक ही ग्रिड कनेक्शन से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेस एनर्जी को ट्रेड कर सकते हैं, डिमांड सेंटर्स तक भेज सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड जो ISA के अंतर्गत आता है। ISA जो है it has attained a permanent observer status at UNGA. well आपको इसके बारे में पता होगा आप अगर रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते हो तो। फंड मोबिलाइजेशन के बारे में मोदी जी ने कहा था, $1 ट्रिलियन के बारे में बात कहा था 2030 तक का, जो फॉर मैसिव स्केल अप ऑफ सोलर एनर्जी डेवलपमेंट। वेल अगेन आपका $100 बिलियन का टारगेट आपको INDC में मिला था, उसको भी इंटेंसिफाई कर दिया गया था। तो अगेन ये भी एक कॉल रहा इंडिया का। सो वी शुड try to mobilize $1 trillion for your solar energy deployment and of course climate change induced जो adaptation and mitigation fund है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बात किया था, आई मीन मोदी जी ने बात किया था ड्यूरिंग द COP26। वेल इसको लेकर अलग सा हमारा सीरीज बना हुआ है। सो अगेन मैं COP26 का डिटेल यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेजर हाईलाइट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ ISA फॉर 21 to 26 आइडेंटिफाई 3 key global issues like energy access, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। क्योंकि जो आपका बेसिक जो डिलेमा होता है ना, एक तरफ आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने हैं, दूसरे तरफ आपको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी एनर्जी प्रोडक्शन वर्सेस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो डिलेमा है दिस इज द मेजर चैलेंज फॉर द ग्लोबल लीडर्स टुडे एंड नाउ। 2021 से 2026 यानी कि आने वाले जो 5 साल होंगे उन 5 सालों के दौरान हमारा फोकस क्या रहेगा, एक्सेसिबल एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि फ्रॉम द नॉन क्लीन एनर्जी सोर्सेज टू
clean energy sources. So these will be our major focus area. देन इन चैप्टर 7 गवर्नमेंट बात करती है एग्रीकल्चर के बारे में एंड फूड मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपको गवर्नमेंट बताते हैं। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप स्टडी करना चाहो ना तो यहाँ पे आप जाओ, फिर से मैं आपको एक बार इंडेक्स में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है इसको आप अलग से पढ़ो, क्योंकि इसमें आपका स्टेटिस्टिकल डेटा जो है वो दिया हुआ है। तो ये आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स में इस यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मॉनेटरी मैनेजमेंट है एंड इन्फ्लेशन है, मतलब आपका चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, इन तीनों को आप एक साथ पढ़ो। क्या कह रहा हूँ मैं? फिजिकल डेवलपमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये जो 3 चैप्टर है ना इनको आप एक साथ पढ़ो। रीज़न क्या है? देखिए ये मोरलेस कनेक्टेड है, तो जब आप इनको पढ़ोगे ना तो आप इनको कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे के साथ। मोरलेस गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी से डील करता है। देन आप बात कर लो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ये तीनों जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे। तो जब आप इन तीनों को एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा। सो ये भी आप एक अप्रोच रख सकते हो। देन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ सकते हो। आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर है एंड स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ सकते हो। एंड देन कार्टोग्राफी, वेल इसको आप पढ़ सकते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, या फिर कार्टोग्राफी जो है ये आप सैटेलाइट इमेज वगैरह, इसको आप एक अलग से सेक्शन में इसको पढ़ सकते हो। वेल ये पढ़ने के बारे में कह रहा हूँ। मैं जब ये वीडियो कवर कर रहा हूँ तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सीरियली चैप्टर वाइज एक व्यू प्रोवाइड करूँ, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो आप ट्राई करना, जैसे कि मैंने कहा है, जिन जिन चैप्टर्स को मैंने कहा है सीक्वेंस में जो मैंने पढ़ने के लिए कहा है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। वेल इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें मिलते जुलते दिखेंगे। जैसे फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आपको मिलता हुआ दिखेगा, प्राइस एंड इन्फ्लेशन से ही डील करेंगे मोरलेस। देन आपका जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक्सटर्नल सेक्टर से, ये मोरलेस आपको स्टेटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन आपका ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये आपको मिलता जुलता दिखेगा। जैसे इक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जाएगा। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर है, तो इन तीनों सेक्टर्स को आप एक कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हो। दिस इज जस्ट एन अप्रोच। वेल अगेन आपके ऊपर है, आपको जो तरीका बेटर लगे। दिस इज़ वन ऑफ द वे जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। इस तरह से आप इकोनॉमिक सर्वे को कवर कर सकते हो। नाउ एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस्ड अ बुओयंट ग्रोथ इन पास्ट 2 years, अकाउंटिंग टू साइजेबल ऑफ around 19% for the year 21-22. In terms of GVA of the country registered a growth of 3.6% for 2021 and 3.9% in 2022. So agricultural sector में हमारा जो है बोइंसी काफ़ी अच्छा रहा, ग्रोथ हमने काफ़ी अच्छा देखा, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ है कोविड के चलते इनिशियली जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वेव था उस दौरान रूरल एरियाज़ उतना ज़्यादा अफेक्टेड हुए नहीं थे। एग्रीकल्चर हमारा मोरलेस स्टेबल रहा था। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड किया था एमएसपी वगैरह के जरिए, लोन वेवर के जरिए, तो इसी के चलते एग्रीकल्चर जो है काफ़ी बोएंट रहा। मोरलेस हमारा जो ग्रोथ है ये काफ़ी एक अच्छा रहा। जो 20-21 से हमने 21-22 का जो दौर था, मोरलेस 3.3% का ग्रोथ हमने यहाँ पे देखा है। टाइमली इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि मैंने कहा है, कोविड रिलेटेड जो पैकेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, कपल्ड विद अदर ग्रोथ प्रमोटिंग स्कीम्स अंडर आत्मनिर्भर एंड अदर जो स्कीम्स है, दे हैव फर्दर हेल्प एग्रीकल्चर टू अचीव अ ग्रोथ ऑफ 3.9%, जो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। एज पर द फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट फॉर 2021, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इसमें भी हमने इजाफा देखा है। करीब 11.15 मिलियन टन का हमने इजाफा देखा है फॉर द ईयर 19 फ्रॉम द ईयर 1920 टू 2021। वेल अगेन स्टेटिस्टिकल डेटा है, आप मोरलेस यहाँ पे याद रख सकते हो कि हमारा जो एग्रीकल्चर है इसमें हमने ग्रोथ देखा है। एडिबल ऑयल काफ़ी न्यूज़ में रहा, पर्टिकुलरली पाम ऑयल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहे हैं। एंड जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम हमेशा रिगार्डिंग ऑयल एंड ऑयल सीड्स, तो गवर्नमेंट ने ऑयल के ऊपर एक सेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे जो आपका ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन है। वेल देखिए आप अगर देखेंगे यहाँ से 2000 जो आपका 17-18 यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मोरलेस आपका सेम रहा था, जो ग्रोथ है 33.5 के आसपास रहा था। बट देन फ्रॉम 18-19 टिल 2021 जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूस हुआ है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन मिलियन टन्स में अगर हम बात करें,
ट्रेंड इन प्रोडक्शन जो है, तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन पिछले 3 सालों में कंटिन्यूसली बढ़ा है। अगेन स्टेटमेंट आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके एक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं आपको कि पिछले 3 सालों में इंडिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है ये कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। एंड अगेन जो आपका इंपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो इंपोर्ट अगर आप देखोगे, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट अगर हम बात करें, तो आपको ये जो लाइन है ये आपका हो गया इंपोर्ट का, एंड बाकी ये जो है ये हो गया आपका प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट जो है मोर और लेस फ्लक्चुएट हुआ है 2017-18 से 18-19 में अपने इंपोर्ट बढ़ते हुए देखा है, एंड देन 18-19 से 19-20 के दौरान इंपोर्ट हमने कम होते हुए देखा है। इसके दो रीज़न है, एक तो है सप्लाई हमारा प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, ये एक रीज़न है, बट उससे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न है वो ये भी है कि गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए जहाँ पे इंपोर्ट पे हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो ये एक रीज़न रहा है रिगार्डिंग एडिबल ऑयल जो आपका इंपोर्ट कम हुआ है। एंड वेल इसके बाद में कोविड पैंडेमिक जो लास्ट फेज़ में स्टार्ट हुआ था 2019-20 का जो लास्ट फेज़ था, उस दौरान भी हमने देखा है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था, तो उसके चलते भी इंपोर्ट में कुछ हद तक गिरावट हमने देखा है। गवर्नमेंट फोकस कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर में जो ऑयल सीड सेक्शन है, यहाँ पे 36 ऑयल सीड को गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जिसमें आपका हब सेटअप किया गया है। 36 ऐसा ऑयल सीड हब जो है सेटअप किया गया है 2018-19 से 19-20 के दौरान। ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड। गवर्नमेंट हैज़ थ्रू एमएसपी रेजिम इवन प्रोवाइडिंग प्राइस सिग्नल टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आपको पता है एमएसपी का एक ड्रॉबैक ये था कि पर्टिकुलरली जो वीट एंड राइस है, वीट एंड जो राइस है ये इनके तरफ ज़्यादा टिल्टेड रहता है एमएसपी, बट देन रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंज लेते हुए ऑयल सीड को प्रमोट करने के लिए एमएसपी का डिज़ाइन जो है इसमें कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके बारे में आपको पता होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स जो है फ्रॉम 2018-19 ऑनवर्ड्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। वेल ये एक स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर ऑयल सीड, जहाँ पे 36 ऐसे अलग अलग हब बनाए गए हैं। फोकस है हाई जो अवेलेबिलिटी है अबाउट दी फॉर द हाई यील्डिंग क्वालिटी ऑफ सीड। इस पे एंड एमएसपी रेजिम के जरिए भी गवर्नमेंट ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में सोच रही है, जो है इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। एमएसपी के बारे में बात करें, काफ़ी चर्चे में रहा था। वेल बेसिक्स यहाँ पे एमएसपी का दिया हुआ है। जो सर्वे रिपोर्ट है यहाँ पे, गवर्नमेंट्स जो प्राइसिंग पॉलिसी है फॉर मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज सिक्स टू एंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइस। वेल एमएसपी के बारे में आपको पता होगा, टू एंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स। कभी भी आपका जो बूम सीजन है यानी कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो ऐसे में जो इनका प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है, इनका प्राइस जो है वो हो जाता है कम। अब ऐसे में दिक्कत क्या होती है, जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर जो रिम्यूनरेटिव प्राइस है वो मिल नहीं पाता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करता है एमएसपी। एमएसपी के चलते गवर्नमेंट जो है अनकंडीशनल वे में अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन यानी कि जो कमोडिटीज़ है प्राइस है, जो नोटिफाइड जो आपके आर्टिकल्स है, फूड आर्टिकल्स है, उनको बाय करते हैं, गवर्नमेंट खरीदते हैं, एंड एट अ रिम्यूनरेटिव प्राइस जो कि आपका डिसाइड किया जाता है बाय सीएसीपी। सो करेंटली 22 ऐसे आइटम्स के लिए दिया गया है 20 जो एमएसपी है। आपको पता होगा 14 जो खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप एंड 2 कॉमर्शियल क्रॉप के लिए करंटली एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। अब ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में ये पहले भी पूछा जा चुका है। सीएसीपी कंसिडर्स द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, लाइक एग्जाम में आपका था कि कौन से फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। सो जो फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, intercrop price parity, terms of trade between agriculture and non-agricultural sector, likely effect on rest of the economy besides ensuring rational utilization of land, water and production, and minimum of 50% as of margin over the cost of production. Well, so these are some of the factors जो statement है। well MSP में ये सब आप पढ़ते हो, but then सर्वे में था, so it is very necessary, very much important to highlight those points। so यहाँ से आप बेसिकली बता सकते हो कि एमएसपी क्या है, कौन से आर्टिकल्स पर लगते हैं, यानी कि जो कमोडिटीज़ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है, एंड देन क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। देन गवर्नमेंट फोकस कर रही है स्वीट रिवोल्यूशन पे। स्वीट रिवोल्यूशन अगेन ये न्यूज़ में रहा है,
पिछले 2 महीने से ये न्यूज़ में है। इट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग दी एपीकल्चर, जो हनी बी कल्टिवेशन है। एंड हनी बी कल्टिवेशन जो है अगेन इकोनॉमिकली काफ़ी सस्टेनेबल है, एग्रीकल्चरली काफ़ी सस्टेनेबल है, एंड एनवायरमेंटली या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। वेल, इट इज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स या फिर जो आपके लैंडलेस लेबर्स है इन रूरल एरिया, इन द फॉर्म ऑफ आपका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत, आईएफएस यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। वेल देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जो ये प्रैक्टिस है कौन ले रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, एंड जो लैंडलेस लेबर है, यानी कि इनका जो इनकम सोर्स है ना ये काफ़ी हो जाते हैं लिमिटेड। तो ऐसे में जो हनी बी कल्टिवेशन है, यहाँ से ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, इनको एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इनको सफिशिएंट बैकअप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे। सो इसी के चलते स्वीट रिवोल्यूशन जो है ये अपने आप में हो जाता है इम्पॉर्टेंट। बी कीपिंग जो है इट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी अगर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जो हनी बी है ना, टोटल पॉलिनेशन में मोर देन 65% जो पॉलिनेशन है ये होता है हनी बी के द्वारा। मोर देन 65% पॉलिनेशन जो है ये हनी बी के द्वारा होता है। वेल वैसे तो पॉलिनेशन लगभग लगभग 85 to 90% जो है ये इंसेक्ट्स करते हैं, बट देन उसमें से भी मोर देन 65% जो है ना वो आपका हनी बी के द्वारा होता है। ठीक है। वेल, सो एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉलिनेटर है। सो इसके चलते जो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव एंड जो आपका एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कहें तो बी कल्टीवेशन इकोलॉजिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि बी वैक्स हो गया या फिर पोलन हो गया, रॉयल जेली, देन बी वेनम जो है, इनका इंडस्ट्रियल यूजेस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हनी जो हो गया, वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ जो आपका एपीकल्चर है, हनी बी कल्टीवेशन है। एंटीसेप्टिक का काम करता है, मेडिसिनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है। सो कई सारे इसके इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। बी वैक्स जो है ये आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है, इसको आप एज अ इंसुलेटर यूज़ करते हो। सो कई सारे टॉय मेकिंग वगैरह, तो कई सारे ऐसे यूजेस आपको मिल जाएंगे। देन जो रिक्वायरमेंट है बी कल्टीवेशन के लिए, हनी बी या फिर एपीकल्चर के लिए, इंडिया पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर हम बात करें, ऑल ओवर इंडिया, एंड उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, एंड आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग सिक्किम में आपको ये बताना चाहता हूँ। सो मेजर बेल्ट जो है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफाइड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके चलते जो बी कीपिंग एंड हनी बी कल्टिवेशन है उसके अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज जो इंडिया को यहाँ पे मिलता है। वेल, आते हैं स्वीट रिवोल्यूशन के दौरान। स्वीट रिवोल्यूशन का जो फैक्टर्स है जो आपको याद रखने हैं, कीपिंग इन व्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया है क्यों इंपॉर्टेंट है। एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन द कंट्री, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एलोकेशन ऑफ ₹500 करोड़ फॉर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। वेल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है यहाँ से। सो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर इसको लाया गया है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम। देन जो आपका बी कीपिंग एंड हनी मिशन है, इट एम्स फॉर ओवरऑल promotion and development of scientific beekeeping in the country to achieve the goal of sweet revolution, which is being implemented through national bee board. So very important. India's export of honeybee has increased by 110% between 2013-14 to 2019 and 2020. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स से। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। वेल, यहाँ पे आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। इंडिया में जो मेजर हनी बी स्पीशीज़ है आपको पता होगा, एपिस डॉर्सटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, इनमें से जो मेजर हनी बी प्रोड्यूसिंग जो स्पीशीज़ है वो इनमें से कौन से हैं। सो आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वन सेकेंड मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जो मेजर हनी प्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ है हनी बी के, एपिस
डॉर्सेटा, देन एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा। इनमें से कौन सा बी स्पीशीज जो है मेजरली यूज किया जाता है इंडिया में? एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर के बारे में बात करें, यहाँ पे मिल्क को लेकर कुछ डेटा दिया गया है, जो आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो अवेलेबिलिटी है पर एनम, कंटिन्यूस एक ग्रोथ देखा गया है। वेल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन। तो एक आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि जो अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मिल्क जो है, तो उसमें हमने रेगुलर ग्रोथ देखा है। वेल मिल्क, मीट एंड एग के बारे में यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया गया है। सो आप मिल्क के लिए देख सकते हो जो है अवेलेबिलिटी रेगुलर बेसिस पे बढ़ता गया है। वहीं आपका जो अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एग है, तो आप देख सकते हो इसमें भी आपने रेगुलर इंप्रूवमेंट देखा है 2014-15 62 65। तो इस हिसाब से आपका पर केजी पर ईयर अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी जो है ये रेगुलरली बढ़ते हुए हमने देखा है। जो आपका मीट है इसमें भी हमने मोर और लेस रेगुलर जो है इंक्रीमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो देखा है, एक्सेप्ट दिस 2014-15 टू 2015-16। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा, बट अदरवाइज आपका मोरलेस 16-17 से रेगुलर ग्रोथ हमने देखा है। ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे भी जो ट्रेंड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेगुलर बेसिस पे मिल्क प्रोडक्शन पिछले करीब 5-6 सालों से बढ़ते आए हैं। सो ये आप ध्यान रख सकते हो। वेल जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये लार्जेस्ट एवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कैरिड आउट ईदर फॉर ह्यूमन और एनिमल वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड। सो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एम क्या है? बेसिकली टू कंट्रोल एंड इवेंचुअली इरेडिकेट फूट एंड माउथ डिजीज एंड जो ब्रूसोलिस डिजीज है बाय द ईयर 2030। सो दिस इज एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में गवर्नमेंट यहाँ पे बात करी है। अंडर आत्मनिर्भर भारत स्टिम्युलस पैकेज, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ 15,000 crore was launched in 2020. Establishment of infrastructure for dairy and meat processing and establishment of animal feed plant by the food producers organization, individual entrepreneurs and MSME. Well again आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर में इसको रखा गया है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा टू द बोरोवर एंड क्रेडिट गारंटी अप टू 25% ऑफ टोटल बोरोइंग। सो दीज आर सम ऑफ द इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अंडर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा गोकुल मिशन, गोवर्धन वगैरह कुछ और जो स्कीम्स है, जो कुछ इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। प्रधानमंत्री किसान संपद योजना पे फोकस किया गया है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है। वेल अम्ब्रेला स्कीम आपको पता होगा एक मेजर स्कीम होता है जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सब स्कीम होते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका पीएम किसान संपदा योजना जो है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर कई सारे सब स्कीम है, जैसे कि आपका हो गया मेगा फूड पार्क हो गया, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन हो गया, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हो गया, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज। ऑपरेशन ग्रीन्स आया जहाँ पे टॉप क्रॉप को आइडेंटिफाई किया गया था, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो को। बेसिकली जो प्राइस फ्लक्चुएशन है इसी को टारगेट करते हुए फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज सेटअप किया गया। सो ये सारे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं। देन बहुत ही एम्बिशियस गवर्नमेंट का वन नेशन वन राशन इनिशिएटिव लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। वेल इसके बारे में आपको पता होगा अगेन ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था। इसमें क्या बेसिकली कहा गया है, जो इसका फोकस है कि जो माइग्रेटरी या फिर जो माइग्रेटिंग पीपल हैं, पर्टिकुलरली रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन या रूरल टू रूरल, जो माइग्रेटरी जो बेनिफिशियरीज है उनका क्या होता है कि वो एक जगह पे अपना राशन कार्ड बनाते हैं तो दूसरे जगह पे या मान लीजिए दूसरे स्टेट में वो फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते। नाउ अंडर दिस वन नेशन वन राशन कार्ड, ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, स्टार्टेड ड्यूरिंग 2018-19। जैसे कि मैंने कहा था इसको काफ़ी हाईलाइट किया गया था 2020 का जो फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक था इस दौरान।
द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 23 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 2022 मार्च तक का जो था. वेल, माइग्रेटरी बेनिफिशियरी शेल बी एबल टू एक्सेस देयर फूड सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट्स from any fair price shop of their choice by using the same राशन कार्ड. वेल, जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए आप आसाम में रहते हो एंड आप काम कर रहे हो केरला में, तो आप जो है एक ही राशन कार्ड से अलग जगह से, अलग दूसरे किसी स्टेट से, आप जो बेनिफिट आप यहाँ पे डिराइव कर रहे थे, आप उसी बेनिफिट को दूसरे जगह पे रह के भी डिराइव कर सकते हो. ज़रूरी क्या है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार, एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक पीओएस डिवाइसेस जो है इन द एट द फेयर प्राइस शॉप. सो ये कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट्स है जो मोर और लेस कवरेज जो है इनका मोर और लेस 100% कवरेज है आज के तारीख में. तो ये एक काफ़ी मेजर इनिशिएटिव रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. नाउ टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 8 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन हमने फेस किया है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसी को हाईलाइट कर रहे हैं. कोविड-19 पैंडमिक लेड टू डिसरप्शन इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी impacting not only the lives but also livelihoods. With a gradual unlocking of the country coupled with supportive policies which included ease of supply side bottlenecks through easier access to credit specialty. well, हमको आपको पता होगा जो क्रेडिट ग्रोथ है बेसिकली बैंकिंग सिस्टम का, ये काफ़ी रिड्यूस हो गया था. जो इंडस्ट्रीज़ है स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, मार्जिनल इंडस्ट्रीज़ है, एमएसएमईज़ है, इनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. कई सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हो चुके थे. सो जैसे ही हमने लॉकडाउन विड्रॉ किया, तो सप्लाई साइड में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फोकल पॉइंट जो थे उनको टारगेट किया. पर्टिकुलरली एक पॉइंट था क्रेडिट ग्रोथ इन द मार्केट. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द एमएसएमईज. देन रिलीफ टू द रियल एस्टेट सेक्टर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इन चैम्पियन सेक्टर, एंड देन ऑफ कोर्स डायरेक्ट टैक्स जो मेजर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर से रिकवर होना स्टार्ट हुआ. सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं. कोविड पैंडमिक के दौरान ईजिंग पीरियड में गवर्नमेंट ने इन इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया था, एंड जिसके चलते जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जीबी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो जो 1920 का ईयर है, यहाँ से आप देख सकते हो जो पर्टिकुलरली इनिशियल दो सेक्टर्स है, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन दो सेक्टर्स में काफ़ी गिरावट आया. बट देन जैसे ही 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर हमने स्टार्ट किया था, एडवांस एस्टिमेट हमारा जो है ये आपको दिखेगा, इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ होता हुआ आपको दिखेगा. कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्योंकि आपका जो लेबर है, वर्कफोर्स है, ये विड्रॉ कर रहे थे अर्बन सेंटर्स से, तो इसमें काफ़ी गिरावट हमने देखा. देन अगेन जैसे ही गवर्नमेंट ने पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड किया, ईजिंग हुआ मार्केट में, लॉकडाउन विड्रॉ हुआ, तो ऐसे ही हमने एडवांस एस्टिमेट जो है वो करीब पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ हमें इंडिकेट करता हुआ दिखेगा. इन टर्म्स ऑफ आईआईपी अगर हम बात करें तो जो इनिशियल अप्रैल टू नवंबर का पीरियड रहा 2021 में, वेल ऑल दो ओमिक्रॉन के कुछ आपको लास्ट फेज में जो अक्टूबर के बाद से हमने ओमिक्रॉन का कुछ आप कह सकते हो थ्रेट हमने फेस किया, बट देन उतना ज़्यादा मेजर कुछ हुआ नहीं. तो इसी के चलते जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इसमें हमने पॉजिटिव ग्रोथ देखा 17.4% का, जो कि पिछले साल 2020 में अप्रैल से नवंबर के बीच में नेगेटिव साइड में था, करीब -15.3% हुआ करता था. सो अगेन इसमें भी हमने काफ़ी इजाफा देखा है. कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो जो ब्लू कलर आपको दिखेगा यहाँ पे अप्रैल नवंबर, ग्रीन कलर जो है अप्रैल नवंबर 2020. सो 2019, 2020 एंड 2021 का कंपेरेटिव अकाउंट दिया हुआ है. तो आप देख सकते हो ये जो येलो वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे आप देखोगे रेगुलर पॉजिटिव ग्रोथ इन ऑल दी 8 कोर जो इंडस्ट्रीज है, 8 कोर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर आईआईपी. वेल, सो नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. एफडीआई इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोकस किया है. जो एनेबलिंग पॉलिसी है इसी के चलते एफडीआई जो है काफ़ी हमने एफडीआई इनफ्लो देखा है रिसेंट पीरियड में. दो चीज़ें रहे, एक तो एंटी चाइना सेंटीमेंट जो था वो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा हाई था. कई सारे इंडस्ट्रीज जो है चाइना से विड्रॉ कर रहे थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली, मैं सक्सेसफुल तो नहीं कहूँगा, पार्शियली सक्सेसफुल रहे ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ है इनको अट्रैक्ट करने में.
एंड इसी के चलते एक रीज़न था कि जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था कहीं ना कहीं 640 बिलियन डॉलर के आसपास चला गया था। आई मीन करेंटली स्टैंड कर रहा है। सो एफ डी आई इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। एंड एफ डी आई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। डिफेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, टेलीकॉम सेक्टर, देन आपका एफ डी आई मॉनिटरिंग सेल इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इन सब के चलते एफ डी आई जो है इसमें हमने 2018-19 से रेगुलर एक ग्रोथ देखा है। सो दिस हैज़ बीन अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर इंडिया। इन टर्म्स ऑफ एमएसएमई अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस आपको पता होगा एमएसएमई का। वन ऑफ द मेजर ड्राइवर रहता है हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल ग्रुप्स जो हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। सो जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ सिग्निफिकेंट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब आपको पता होगा 2020 जुलाई महीने को गवर्नमेंट ने एमएसएमई का नया रिवाइज डेफिनेशन लाया था जो एक कॉम्पोजिट क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है दोनों को मर्ज कर दिया गया था। एंड ऑल्सो जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इनको इंटीग्रेट कर दिया गया था। सो एक रिवाइज लाया गया था। वेल ये आपको अगेन इसका डेडिकेटेड जो डेफिनेशंस है, जो क्लासेस है, ये आप डीएनए सीरीज से अवेल कर सकते हो। वेल सो इन पे हम अगेन डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे यहाँ पर। जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है एमएसएमई का, इट विल बी फैसिलिटेटिंग द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ दीज एंटरप्राइजेज। वेल ऑफ कोर्स कॉम्पोजिट क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फ्रूति इनिशिएटिव लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली टू एंश्योर स्विफ्ट फंड फ्लो फॉर द एमएसएमईज। देन उद्यम पोर्टल स्टार्ट किया, देन चैंपियंस पोर्टल स्टार्ट किया। देयर इज एन आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम फॉर मेकिंग स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग देम। सो आप कह सकते हो सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ पोर्टल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। फंड डिप्लॉयमेंट के लिए स्फ्रूति इनिशिएटिव लाया गया। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, देन मॉडिफाइड डेफिनेशन। सो इन सब के चलते एमएसएमई को मिला एक बूस्ट। एंड पर्टिकुलरली कोविड पेंडेमिक के दौरान इन टर्म्स ऑफ देयर लोन इनको कुछ ईजिंग मिला, फाइनेंशियल बैकअप मिला क्रेडिट ग्रोथ के लिए। सो इन सब फैक्टर्स के चलते आपका जो एमएसएमई सेक्टर है यहाँ पे हमने देखा है कुछ इम्प्रूवमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्शन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द बैकबोन ऑफ अ इकोनॉमी। वेल दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी नो। द एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द कंट्री। वेल दिस इज द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन है इसको बूस्ट करने के लिए कुछ हाईलाइट्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा है, जैसे कि आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनिशिएटिव है विद मोर देन 6,500 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रखा गया, विच इज एक्सपेंडेड टू ओवर 9,000 प्रोजेक्ट्स कवरिंग 34 इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर। जो एनआईपी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इट इज इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड बेसिकली मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच रहेगा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें एंड लॉन्ग टर्म में जो है पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का रहा है जो कि काफ़ी एम्बिशियस रहेगा। पिछले पर्टिकुलरली मैं अगर कहूँ तो आने वाले 3 से 5 सालों में इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बूस्ट होगा। पर्टिकुलरली अगर आप बात करो जो फाइनेंसिंग का एक प्रॉब्लम रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे आप बूस्ट आप देख सकते हो। बात करें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में, द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जो है इनको रखा गया है ब्राउनफील्ड जो आपके जो सेक्शन होंगे वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स है, मतलब आपको मैं सिंपली कहता हूँ, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। वेल आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में डिफरेंस पता होगा। जो आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ये न्यू डेवलपमेंट्स जो न्यूली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है इनको कहा जाता है। ब्राउनफील्ड यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इनको बस रिनोवेट करना है। सो जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं
इनके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया गया है। सो प्राइवेट एंटिटीज जो है विच इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एंड मेंटेन द एसेट बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसेशन, जनरेटिंग रिटर्न थ्रू हायर ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। वेल, आपको ये एक बेसिक सी बात पता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है क्योंकि वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, तो जो सर्विस है वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड दे ब्रिंग फाइनेंशियल बैकअप फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज, दे ब्रिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, दे ब्रिंग मैनेजरियल एक्सपर्टीज। सो इन सब के चलते जो आपके कंज्यूमर्स है उनको मिलता है बेटर एक्सपीरियंस। सो इसी के चलते जो प्राइवेट प्लेयर्स है इनको बुलाया गया है ब्राउनफील्ड जो प्रोजेक्ट्स है इनके लिए। सो दैट हैज़ बीन डन अंडर NMP National Monetization Pipeline. A robust asset pipeline has been provided and prepared to provide comprehensive view to investors and developers of the investment avenues in infrastructure सेक्टर। कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे हाईलाइट किया गया था, कुछ क्रिटिकल कमेंट्स भी आए थे इसके ऊपर। वेल, ये हमने यहाँ पे बात नहीं करना है, अगेन NMP के ऊपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सो रोड ट्रांसपोर्ट, फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट बात करी है रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक डेटा प्रोवाइड किया है कि पर डे करीब 28 किलोमीटर का रोड बना है जब हम बात करते हैं 2019-20 से, विच इज़ अराउंड 30.4% राइज जो हमने देखा है। सो 19-20 के कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो रोड जो है ये आपका रोड कंस्ट्रक्शन जो है इसमें आपने काफ़ी इजाफा देखा है। सो पर डे अगर हम बात करें करंटली सम अराउंड 36 किलोमीटर पर डे का रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो अर्लियर 28 किलोमीटर के आसपास हुआ करता। सो इट यूज टू स्टैंड समवेयर हेयर, यहाँ से आप अभी करीब 36.5 किलोमीटर के आसपास स्टैंड करते हो। सो दिस इज़ अ डेटा। वेल, अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पे जो जो स्टेट जो इनिशिएटिव्स है या फिर जो भी आपका डेटा प्रोवाइड किया गया है, पूरे साल भर का जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है उसी का एक कंपाइल्ड फॉर्मेट है। सो मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ से आप अगर PDF उठा लेते हो तो आप पूरे साल का करंट अफेयर यहीं से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें नया कुछ है नहीं एज सच। वही सारे स्कीम्स है जो हमने साल भर डिस्कस किए हैं, वही सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो ओवरऑल ये है इस वीडियो का समरी। आई होप ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।